हेलो एवरीवन, क्लास 10th कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। सो टुडे वी हैव गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स दिस वन, हाउ रिप्रोडक्शन, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, अलग अलग मेथड में किस तरीके से नए बच्चे जन्म लेते हैं, ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करेंगे और ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस तरीके से कंप्लीट होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इंतजार नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमारे सामने आती है कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो क्या है बच्चों, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल है या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है अपने ही जैसे नए बच्चों को जन्म देते हैं। इसी प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन दो वजह के लिए जरूरी है, एक तो सर्वाइवल के लिए और दूसरी वजह ये है कि पॉपुलेशन की बढ़ोतरी के लिए। मतलब पर्टिकुलर जो स्पीसीज है लाइक ह्यूमन के स्पीसीज को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए, उसके ही जैसे नए बच्चे चाहिए, तब ना पॉपुलेशन बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, यदि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, देयर पॉपुलेशन डिक्रीज, तो उनकी जो पॉपुलेशन पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है वो लगातार घटेंगे यदि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है तब। ओके, स्पीसीज विल बी बिकम द एक्सटिंक्ट, और एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी की पूरी स्पीसीज कम्युनिटी एक दिन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्पीसीज पर्टिकुलर स्पीसीज है जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस उसको कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन दो वजह के लिए जरूरी है, एक तो स्पीसीज के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए और दूसरा लाइफ सर्वाइवल के लिए। ये दोनों तौर पर रिप्रोडक्शन की जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। इसके लिए क्या चाहिए, दूसरी बात करेंगे, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं अपने ही जैसे नए बच्चों की कार्बन कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं क्या? ओके, तो हम इस रिप्रोडक्शन पे बोलेंगे बिल्कुल हाँ, अपने ही जैसे एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। यदि हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आपको वेरिएशन देखना पड़ता है जनरेशन बाय जनरेशन। ओके, वो किस तरीके से प्रोसेस होंगे उसको देखेंगे। तो डीएनए दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स in the chromosome in the nucleus is responsible for the transfer of the character from parent to the offspring. Okay, तो ये वाली लाइन को आपको समझना बेहद जरूरी है बच्चों। देखिए, इसका कई बार हमने जिक्र किया है कि जो आपके सेल हैं उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं और क्रोमोसोम जो है डीएनए को कंटेन करके रखते हैं। तो डीएनए के अंदर जो जीन रहते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफर करने के लिए। ओके, कैसे देखिए, जो डीएनए है ये मॉलिक्यूल्स है जो कि क्रोमोसोम के कंटेन करके रखता है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है किसके लिए, कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन और पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ओके, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो जितने भी तरीके के, जैसे मेरा हेयर स्टाइल, यदि मेरे हेयर स्टाइल इस तरीके का है तो हो सकता है कि ये मेरे पापा की भी हेयर स्टाइल हो, मेरे फादर की भी हेयर स्टाइल हो, मेरी वॉकिंग स्टाइल मैच करेगी मेरी मम्मी से। ओके, मेरा बॉडी फिटनेस, बोलने का स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल, तो कुछ ना कुछ चीज़ें या फेशियल स्टाइल, फेशियल स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बहुत सारे कैरेक्टर जो आपके पेरेंट्स से या बड़ों से बिलोंग करते हैं ये सारे कैरेक्टर जो बिलोंग करते हैं उनको लाने का जो श्रेय है वह आपके जाता है जीन और डीएनए को। ओके, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस टू कॉपी। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन में क्या है बच्चों, रिप्रोडक्टिव जो सेल्स रहते हैं वह दो कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। किसकी? ऑफ द डीएनए के। डीएनए के दो कॉपी प्रोड्यूस करते हैं विच सेपरेट इनटू द टू सेल, जो कि दो अलग अलग सेल में सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, सो द न्यू इंडिविजुअल हैव स्लाइट वेरिएशन। इसी वजह से जो है जो इंडिविजुअल है या नए बच्चे जो आने वाले हैं उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट, अपने मम्मी पापा की वजह से। ओके, दिस इज द बेसिस फॉर वेरिएशन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। और यही एकमात्र आधार है, यही एकमात्र बेस है जिसकी वजह से नए स्पीसीज बनते हैं और दूसरा क्या है, एवोल्यूशन जो है ट्रिगर आउट होता है। एवोल्यूशन और नए स्पीसीज बनने की क्या बात है, क्या मतलब है इनका, इसको भी ये मेरे ख्याल से यहाँ समझना जरूरी है। देखिए, जैसे इंसान
आज से कई सौ साल पहले इंसान बंदरों की प्रजाति में रहती थी, बंदरों से अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करता गया, मॉडिफाई करते गया, आज इंसान बना बैठा है। आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, आपके घर में यूज़ की जाने वाली बहुत सारे वेजिटेबल प्रोडक्ट लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर ब्रोकली हो गया। ओके, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वाइल्ड कैबेज से और कैबेज। तो वाइल्ड कैबेज से ये 3 नए स्पीसीज बने, कॉलीफ्लावर का, ब्रोकली का और कैबेज का। तो ये तीनों को मार्केट में आपने अलग अलग सब्जी के नाम से बिकते हुए देखा होगा, जबकि इनके जो हिस्ट्री को देखें, इनके पुराने ज़माने को देखें तो ये केवल एक ही पेरेंट से आए हुए संतान हैं। ओके, तो उसी तरीके से इंसानों में भी हुआ, हम जैसे बंदरों की प्रजाति हैं। तो नए एवोल्यूशन की वजह क्या है? नए एवोल्यूशन की वजह 2 चीज़ें कि वेरिएशन का मतलब होता है अपने पेरेंट्स से किस बेसिस पर वो बच्चे अलग हैं। जैसे मैं अपने मम्मी पापा से एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो सकता, कुछ वेरिएशन, कुछ भिन्नताएं, डिफरेंसेस होंगे मेरे इसमें। तो यही डिफरेंसेस लगातार मेरे बच्चों में आएंगे, मेरे बच्चों के बच्चों में आएंगे, और इस तरीके से एक नई चैन या एक नई सीरीज की जो है क्रिएट होती है, जिसको हम एक नए स्पीसीज बनना भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं बच्चों। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो हम देखेंगे कि ये वेरिएशन तो आते हैं, बात समझ में आई, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आती हैं और किस तरीके से ये नई चीज़ों के डेवलपमेंट में मदद करेंगे। देखिए, DNA copy during the reproduction in the importance for the maintaining the body design of the different organism to survive in the existent environment। ओके, तो देखिए DNA कॉपी होता है कब? जब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तब। तो ये इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए बच्चों? बॉडी के डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए DNA का इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, और उनके एग्जिस्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट के लिए भी ये जरूरी है कि वह एनवायरनमेंट में अपने आप को किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, बट द एनवायरनमेंट इज द कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर। पर जो आपकी एनवायरनमेंट है वह लगातार बदलती रहती है टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में कभी बदलाव आता है, कभी आपकी ह्यूमिडिटी में बदलाव आता है, कभी आपके हीट में बदलाव आता है। तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट भी लगातार बदलता रहता है। ओके, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, वाटर लेवल एक्सेट्रा की वजह से चेंजेस आते हैं। इफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एडजस्ट दैट देमसेल्फ टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, देन देयर स्पीसीज विल बी बिकम एग्जिस्टेंस। ओके, अब समझिए, यहाँ से मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। ये लाइन का कहने का मतलब ये है कि हमें हर एक मुसीबत से अपने आप को तैयार रखनी चाहिए। यदि आने वाले हमारे बच्चे या हम किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलाव नहीं करते या अपने आप में चेंजेस नहीं लाते, तो नेचर ही हमें मार डालती है। सपोज़ कैसे? सपोज़ करिए कि अपन लोग अभी डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट पे अच्छी बात रह रहे हैं, यहाँ की क्लाइमेट हमें पसंद आती है। हो सकता है कि किसी कारण बस हमें यहाँ से माइग्रेट करना पड़े फॉरेन में। जब अपन लोग माइग्रेट करेंगे तो हम अपने आप को वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे ना। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो हम हैं वो धीरे धीरे वहाँ मर जाएंगे, कुछ काम के नहीं रहेंगे। इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बात बोली कि जिस किसी भी एनवायरनमेंट पे अपन लोग जाते हैं तो हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यह बनती है कि हम वहाँ के एनवायरनमेंट को एडजस्ट करें, अडेप्ट करें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो नेचर ही हमें मार डालती है बच्चों। ये बात सही भी है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इफ देयर आर द वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल, सपोज समझिए कुछ स्पीसीज हैं, उनके इंडिविजुअल में कुछ वेरिएशन आ गए हैं। ओके, दे मे बी एबल टू सर्वाइव द चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो यदि वेरिएशन आते हैं तो वो क्या करेंगे बच्चों? इसकी वजह से वे लोग जो है एबिलिटी उनके पास होगा कि सर्वाइव कर सकें एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग भी अपने आप को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, सो वेरिएशन इन स्पीसीज इज अ नेसेसरी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जीने के लिए वेरिएशन का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, और डिफरेंट स्पीसीज के लिए अलग अलग तरीके के इंपॉर्टेंस होना जरूरी है, डिफरेंट स्पीसीज एंड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना न्यू स्पीसीज के बनने में और एवोल्यूशन को ट्रिगर आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो एक्चुअली हमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से हम बात कर रहे हैं, लेकिन यदि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, क्योंकि बच्चों मैंने आपको अभी तक रिप्रोडक्शन होता क्या है इसके बारे में बताया। ओके, और
रिप्रोडक्शन होता क्या है इसके बारे में बता। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की कि इनमें कितने अलग अलग तरीके के टाइप्स हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के। तो बच्चों कॉमनली दो तरीके के रिप्रोडक्शन के टाइप्स बताए गए हैं। एक को बोला जाता है सेक्सुअल, दूसरे को बोला जाता है असेक्सुअल। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं देखिए। There are two main type of the reproduction in living organism. They are sexual reproduction और another one come under the asexual reproduction. Okay, बात करते हैं asexual reproduction की क्या है। तो asexual reproduction का simple definition आपको पढ़ना पड़ेगा। Such a organism which can produce newborn baby only one parent are responsible for the production of newborn baby. That means एक ही पेरेंट्स यदि रिस्पॉन्सिबल होता है आने वाले सारे बच्चों को जन्म देने के लिए तो उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में डेफिनेशन कैसा रहेगा, सच काइंड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन और सच काइंड्स ऑफ द प्रोसेस इन विच बोथ पेरेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोड्यूस द न्यू बर्ड बेबी और न्यू ऑस्प्रिंग। दैट मीन्स नए बच्चों को लाने के लिए दोनों मेल और फीमेल दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होना बेहद जरूरी है और ये आपको देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। जबकि मैं बात करूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू बर्ड बेबी के लिए। ओके, बात समझ में आई, आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अलग अलग प्रोसेस दिखाए गए हैं बच्चों। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मेथड हैं जिसमें आप बात करोगे यहाँ से बात करेंगे अपन लोग एक्चुअली फीजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। दूसरा आपका आ जाएगा बर्डिंग, तीसरा आ जाएगा रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये कुछ तरीके हैं जो कि आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं और इन मेथड के थ्रू जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है वह टेक प्लेस होती है। फीजन 1, बर्डिंग इज 2, रीजनरेशन इज 3, और फ्रेगमेंटेशन इज 4, स्पोर फॉर्मेशन इज 5 एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज 6। दैट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 प्रोसेस होते हैं। इसको एक साथ आप देख सकते हो यहाँ किस तरीके से। यहाँ देखिए आपको फीजन देखने को मिलता है अमीबा में। जब अमीबा में मेल और फीमेल की कैटेगरी नहीं होती बच्चों, जब इनको 1 से 2 होने होते हैं तब इनके जो बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चर है दैट मीन्स न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेल बॉडी, ये आपस में थोड़ा सा साइज में इंक्रीज होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और बढ़ते बढ़ते बीच में ऐसा कट करने साइन जो है लगने लगता है और लास्ट स्टेज इनका ऐसा होता है कि एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं जिनके पास खुद का न्यूक्लियस इंडिविजुअली होता है। दूसरी बात करते हैं अपन लोग किसकी, बडिंग की। तो बडिंग में आपको देखने को मिलता है हाइड्रा प्लांट में। हाइड्रा में कैसे आप देखोगे कि हाइड्रा प्लांट ऐसा है थोड़ा सा बड निकला है, ये बड जो है थोड़ा सा और बढ़ जाता है और ये बड यहाँ से कट के अलग हो जाता है और ये कटने के बाद जो है ये बड निकला कटा हुआ बड अपने आप में ही एक नया ऑर्गेनिज्म बना करके तैयार कर लेता है जिसको अपन लोग बच्चों बडिंग बोलते हो। बात करते हैं रीजनरेशन की प्रोसेस की। तो रीजनरेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, समझने को मिलता है बच्चों प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया एक छोटा एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है जिसके यदि 3 हिस्से अलग अलग तरीके से कट जाए, जैसे हेड वाला, मिड वाला और टेल वाला हिस्सा, इसका कौन सा हिस्सा गायब है वह दोबारा रीजनरेट हो जाती है, सेल रीजनरेट कर देते हैं। इसका मिड वाला और टेल वाला हिस्सा गायब है, बन गया। इसका हेड वाला हिस्सा गायब है और टेल वाला हिस्सा गायब है, ये बन गया। इसका मिड वाला और हेड वाला हिस्सा गायब है तो ये बन के तैयार हो जाता है। दैट मीन्स एक प्लेनेरिया जो है 3 नए प्लेनेरिया को इस तरीके से जन्म देता है। ये एक प्लेनेरिया से 3 नए प्लेनेरिया इस तरीके से बनते हैं। बात करते हैं किसकी, इस फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा को देख सकते हैं, एक सिंपल सा है, कट होकर के 2 नए में बन जाते हैं। बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब आपको देखने को मिलता है राइजोमस दैट मीन्स एक तरीके के बोलते हैं फफूंद, फंजाई में। ओके, ब्रेड के ऊपर ये जम जाते हैं और उसके बाद जितने भी स्पोर बनते हैं वो दोबारा झड़ करके ब्रेड के ऊपर ही गिर जाता है और ब्लैक धब्बा लगने लगता है और लगातार इनकी जो पॉपुलेशन है वह लगातार बढ़ती रहती है। ओके, तो ये आपको स्पोर फॉर्मेशन पे देखने को मिलेंगे। बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज लास्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नथिंग बट द व्हेन द न्यू ऑर्गेनिज्म कमिंग फ्रॉम द प्लांट रूट, प्लांट स्टेम, प्लांट लीफ और मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ऐसे ही प्रोसेस को है अपन लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। चलिए 1 बाय 1 इन सबको देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस एक दूसरे को अंजाम देते हैं। डस्टर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ, ओके। ओके, बात करते हैं फीजन की बच्चों। ओके, फीजन की बात करेंगे,
मल्टीपल फिजन की बात करेंगे। फिजन में दो तरीके आते हैं एक्चुअली, ओके। तो फिजन का बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है अमीबा में। देखिए, फिजन इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड एंड फॉर्म टू और मोर न्यू इंडिविजुअल, ओके। दैट मीन्स जो एक फिजन की एक प्रोसेस है, यह आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे देखने को मिलता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर? यूनि दैट मीन्स सिंगल और सेलुलर दैट मीन्स सेल वाले। दैट मीन्स कि जो फिजन वाला जो प्रोसेस है आपको एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म पे देखने को मिलते हैं, और ये ऐसे एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा अपने आप को डिवाइड कर लेता है और दो नए इंडिविजुअल को जन्म देता है बच्चों, ओके। और फिजन को मेनली इस बेसिस पर दो तरीके से बांटे गए हैं। पहला तरीका तो ये है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है एक के दो होना, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, दैट मीन्स एक के बहुत सारे प्रोड्यूस होना, ओके। तो बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन किस में शामिल किए गए हैं? फ्यूजन वाले प्रोसेस में शामिल किए गए। ये भी आपको दिमाग में रखना है। देखिए, बाइनरी फिजन की बात करते हैं। इन दिस मेथड द ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू द टू इंडिविजुअल। दैट मीन्स इस मेथड पे, बाइनरी फिजन के मेथड पे जो इंडिविजुअल होता है वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वह दो इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है, बदलता है या फॉर्म करता है डिवाइड होकर के, ओके। फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म द टू न्यूक्लाई। दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है, तो पेरेंटल अमीबा का जो न्यूक्लियस है वह दो हिस्से में टूटने लगता है, दो न्यूक्लाई में अपने आप को बदलने लगता है, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है, और ये भी दो हिस्से में बदलने लगता है, और दो हिस्से में बदलने के साथ ही बच्चों इनके डॉटर सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको बाइनरी फिजन दो ऑर्गेनिज्म पे देखने को मिलेंगे। एक आता है आपका अमीबा, दूसरा आता है आपका पैरामीशियम। दोनों आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ओके। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, ये देख सकते हो आप। चलो या पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेज है, सिंपल अमीबा है जिसके पास एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ओके। ये आपका सेकेंड स्टेज है जिसमें जो आपका न्यूक्लियस है अपने साइज में ग्रोथ कर रहा है, अपने साइज में बढ़ोतरी कर रहा है, कुछ इस तरीके से, ओके। तीसरा स्टेज आपको यहाँ देखने को मिलता है बच्चों, और तीसरे स्टेज में देखिए कि जो इसका न्यूक्लियस है पूरी तरीके से इंडिविजुअल में बदल गए हैं, लेकिन अब आपका क्रेकिंग सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाता है इसके आउटर सरफेस में, ताकि एक से दो बन सकें, ओके। इसमें देखिए, इसमें पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि इनके दो जो न्यूक्लियस थे आपस में अलग अलग सेपरेट हो गए हैं, और यहाँ से ये कटने वाले हैं, ये कट होने वाली है, और फाइनली बच्चों इनका जो दो हिस्सा है वह आपका कट हो करके दो नए अमीबा को क्रिएट कर लेते हैं, दो नए अमीबा बन जाते हैं, ओके। दो नए अमीबा बनने की प्रोसेस आपने अभी देखी, ओके, किस तरीके से ये बनते हैं। इसको जब कभी भी समझो तो इसका डेफाइंस करैक्टर या सेफ नहीं रहता बच्चों, ओके। तो आप अमीबा को कैसे भी बना सकते हो, ऐसा ऐसा करके, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसा इसका मुड़ा हुआ हिस्सा है ऐसा है, ऐसे ही एग्जैक्ट कॉपी बने, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका इरेगुलर सेफ रहता है, ओके, कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। तो मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलता है जी, दिलचस्प होगा जानना। देखिए, मल्टीपल फिजन की बात कर रहे हैं तो यह है एक ऐसा मेथड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है मैनी डॉटर सेल में, बहुत सारे डॉटर सेल में, ओके। एग्जांपल के लिए प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर ही अपन लोग फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को रखे हैं, जिसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है, मलेरिया पैरासाइट है, ओके। तो देखिए, एक सिंपल है, ये सिंपल के बाद जो है यह इतने में बनते हैं और इससे नए बन के तैयार हो जाते हैं। दैट मीन्स एक से मैनी, बहुत सारे डॉटर सेल का बनने की जो प्रोसेस है वह आपका मल्टीपल फिजन पे आता है, मल्टीपल फिजन पे इसको रखा गया है। दूसरा हम बात करेंगे बच्चों, दैट इज़ अ फिजन। फिजन वाला हिस्सा भी कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारा आता है आपका बडिंग। बडिंग की बात करते हैं, चलिए। ये बडिंग के प्रोसेस को भी आप आसान लैंग्वेज पर बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो देखिए, बडिंग किस तरीके से, कौन से किस तरीके का प्रोसेस है और किस में आपको देखने को मिलती है, तो इसको देखिए। इन दिस मेथड अ बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बड़ा आसान लैंग्वेज है ये तो, कि एक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हाइड्रा है, इसमें क्या बोला उन्होंने कि एक बड लाइक प्रोजेक्शन आता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है दिखने जैसा, बड लाइक एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, बड लाइक स्ट्रक्चर आता है ऑर्गेनिज्म के किसी बॉडी पार्ट में, तो ये आया बड लाइक स्ट्रक्चर, ओके। बड लाइक स्ट्रक्चर आया, ओके। जब बड लाइक स्ट्रक्चर आता है, द बड देन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और जो ये बड से बच्चों
अपने साइज में ग्रोथ करता है और अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल की तरह लेने लगता है, बिहेव करने लगता है, और देन फाइनली ये सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट एंड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। ये अपने पेरेंट से यहाँ से कट अप हो जाएगा और यहाँ से एक नया जीवन जीने के लिए हमेशा ये तैयार हो गया, एक नया इंडिविजुअल। उसके बाद ये आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद में आपका आ जाता है बच्चे थर्ड प्रोसेस, और इसके बाद देखिए कट अप हो करके यहाँ एक नए ऑर्गेनिज्म हाइड्रा का बन गया है, और इस प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं बडिंग। और ये आपको देखने को मिलता है 2 ऑर्गेनिज्म पे, एक होता है हाइड्रा, दूसरा होता है ईस्ट। ओके, ईस्ट में भी इसी तरीके से देखिए ये है बड लाइक प्रोजेक्शन निकला, बड लाइक प्रोजेक्शन के बाद में कटने वाला है, कटने वाले के बाद में देखिए ये पूरी तरीके से सेपरेट होने जाएंगे, हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे तो बड्स भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, रीजनरेशन। रीजनरेशन के प्रोसेस में क्या है, या फ्रेगमेंटेशन होगा। ओके, रीजनरेशन है, तो रीजनरेशन का प्रोसेस भी मेरे ख्याल से आपको आसानी के लैंग्वेज में समझ में आनी चाहिए। फ्यूजन में हमने देखा कि एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म एंड डिवाइड टू फॉर्म 2 new individual. 2 new individual, it is called the binary fusion, and many individual it's form, it is a multiple fusion. Second one we have come on the budding system. Budding is nothing but the bud like projection which are coming on the parental organism and after complete the development, and it's separate from the parental cell or parental organism, and it's like totally separate. Okay, totally separate and form the new individual, that is a come under budding. and budding में अपन लोगों ने देखा किसको, ईस्ट को, और दूसरा हाइड्रा को। तीसरा हम बात करेंगे रीजनरेशन प्रोसेस की, और ये भी एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और रीजनरेशन पे बच्चों जो प्लिनेरिया है, एक तरीके का ऑर्गेनिज्म, उसके कई हिस्से कटते हैं और हर एक हिस्सा जिसका जो गायब होता है वह उसको दोबारा रीजनरेट कर लेता है। देखिए in this method a part of the body if the organism is cut or broken can develop into a new individual. that means asexual reproduction के इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म की जो वो बॉडी है वह कट हो जाती है, या किसी कारण बस कट ऑफ हो गया तो कटे हुए हिस्से से न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं, न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। जैसे कि आपको हाइड्रा में देखने को मिल सकता है, प्लेनेरिया में इस तरीके का प्रोसेस देखने को मिल सकता है, और स्टारफिश में आपको देखने को ऐसा मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ देखनी चाहिए, ये प्लेनेरिया है, इसको 3 जगह से कट किए, ब्रोक हुआ या 3 जगह से कट हुआ। इसका हिस्सा नीचे वाला गायब है तो ये नीचे वाला हिस्सा बना लेगा, यहाँ से देख सकते हो ये नीचे वाला हिस्सा बन के तैयार। इसका अपर वर्ड गायब था और डाउन टू वर्ड गायब है, ये दोनों बन के तैयार। इसका हेड वाला हिस्सा गायब है और मिड वाला हिस्सा, तो इसका हेड और मिड, दैट मीन्स एक प्लेनेरिया से 3 नए प्लेनेरिया बन के तैयार। यहाँ हाइड्रा के केसेस भी ऐसा है, बीच में कट ऑफ हुआ, 2 हिस्से बने, 2 हिस्से अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे और एक नई इंडिविजुअल, 2 नए इंडिविजुअल बन के तैयार। और ये प्रोसेस आपको देखने को मिलता है रीजनरेशन पे। प्रोसेस में लिखोगे क्या, प्रोसेस में आपको लिखना पड़ेगा कि इन दिस मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इफ कट और ब्रोकन can develop into the new individual like a planaria like a hydra। दोनों में आपको इस तरीके से प्रोसेस देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में का जो बेस्ट एग्जांपल है वह आपको देखने को मिलता है बच्चों स्पायरोगायरा में। ओके, स्पायरोगायरा में किस तरीके से देखने को मिलते हैं, देखिए in this method the body of a simple multicellular organism break off into the smaller piece on maturation and each fragment develop into the new individual। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, हम है ना समझाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस में जो बॉडी है सिंपली मल्टीसेलुलर होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते। मल्टीसेलुलर होंगे ऑर्गेनिज्म में, ब्रेकअप होते हैं किसी कारणवश इनटू द स्मॉल पीस में ब्रेकअप होते हैं ऑन द मैचुरेशन। जब ये मैचुरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तब ये ब्रेकअप होते हैं, और हर एक ब्रेकअप पार्ट जो है अपने आप में एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है, एक नए इंडिविजुअल को डेवलप करता है। और ये प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं बच्चों स्पायरोगायरा में। देखिए दैट इज द मैचुरेशन स्टेज ऑफ द स्पायरोगायरा। इट्स ब्रेकन अप इनटू द 2 स्मॉल पीसेस एंड ईच स्मॉल पीसेस इज डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को बड़ा ही आसान ढंग से समझेंगे बच्चों, क्योंकि इसको समझना बेहद जरूरी है और ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम पे पूछे जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन पे क्या है,
इन दिस मेथड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पोरेंजिया, दैट मीन्स एक ऐसा मेथड जिसमें स्ट्रक्चर को स्पोरेंजिया बोला जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है टिनी सेल कॉल्ड द स्पोर। स्पोरेंजिया के अंदर जो है बहुत सारे छोटे 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 बारीक कण रहते हैं जिसको हम स्पोर बोलते हैं। ओके, व्हेन द स्पोर कम इन द कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस, जब कभी भी ये स्पोर जो है कांटेक्ट में आते हैं किसकी, मॉइस्ट सरफेस के, मॉइस्ट सरफेस दैट मीन्स नमी सतह के कांटेक्ट में आते हैं, तब क्या होता है बच्चों, इट डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। तब ऐसे केस में ये अपने आप में न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं। और ये आपको देखने को मिलता है राइजोपस में, दूसरा म्यूकोर में और पेनिसिलियम में। ये तीन डेफिनेशन है इसको, राइजोपस, म्यूकोर और पेनिसिलियम, इनको तीन में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, राइजोपस का है। राइजोपस के ऊपर जो है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोला जाता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर की जो स्ट्रक्चर है ये होते हैं बच्चों स्पोर, स्पोर होते हैं। तो स्पोर को जैसे ही एक मॉइस्ट सरफेस मिला, तो एक तो स्पोर इसके अंदर है, स्पोरेंजिया को ब्रेकअप होना पड़ेगा, ब्रेक होना पड़ेगा, इसके बाद स्पोर बाहर निकलेंगे। तो होता भी है, एक टाइम ऐसा आता है कि स्पोरेंजिया ब्रेक हो जाती है और इसके जो सारे स्पोर हैं वह आपके ब्रेड में आकर के, राइजोपस में आकर के गिर जाते हैं और उसको नमी सरफेस मिलता है और दोबारा वहाँ से वो जनरेट हो जाते हैं। ओके, दोबारा जनरेट हो जाते हैं और दोबारा जनरेट होने की वजह से बच्चों इनके पॉपुलेशन लगातार बढ़ती है और आपके जो ब्रेड है, मोल्ट है, उनको पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, स्पोर फॉर्मेशन आपको फंजाई कैटेगरी में एक्चुअली रखी गई है और इस तरह मेथड के थ्रू भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है। देखिए ये आपका ब्रेड है, ब्रेड है, ब्रेड को जैसे ही मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आया तो इसके अंदर जो है वाइट कलर के लेयर आने लगते हैं, जो कि एक तरीके का फंजाई प्रोसेस को बताता है। ओके, ये वाइट कलर की जो प्रोसेस होती है उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, इस तरीके का। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में आप ऊपर वाले हिस्से को देखोगे जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर है या फिर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको अपन लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं। और स्पोरेंजिया के अंदर बहुत छोटे छोटे स्पोर रहते हैं। इसके अंदर देखो यहाँ छोटे छोटे स्पोर हैं, ये छोटे छोटे स्पोर रहते हैं। जब ये स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर ज़्यादा होने लगते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि स्पोरेंजिया भी ब्रेक हो जाती है और ब्रेक हो जाने की वजह से ये सारा का सारा स्पोर किस में गिर जाता है आपका, ये सारा का सारा स्पोर दोबारा ब्रेड में गिर जाती है। और ब्रेड में गिर जाने के बाद ब्रेड में तो ऑलरेडी पहले से मॉइस्ट है और एयर मिल जाता है और अपने आप को ये नए इंडिविजुअल में डेवलप कर लेते हैं और इसी तरीके से राइजोपस के कई स्ट्रक्चर फिर से बन करके आपके इसमें तैयार हो जाते हैं। ओके, बात समझ में आई होगी, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। ओके, इसको मिटा देते हैं। ओके, देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू कोई नए इंडिविजुअल आते हैं किसी प्लांट के लीफ से, किसी प्लांट के रूट से, किसी प्लांट के स्टेम से, तब इस तरीके के रिप्रोडक्शन को अपन लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं बच्चों। ओके, सॉरी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। देखिए, इन दिस मेथड द न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक अ रूट। अब देखिए इस प्रोसेस में जो रिप्रोडक्शन है वह आपका होता तो है लेकिन वेजिटेटिव पार्ट से होता है, जैसे लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है। इनसे यदि नए ऑर्गेनिज्म आते हैं तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, रूट से आने वाले न्यू प्लांट में दहलिया आता है, स्वीट आता है, पोटैटो आते हैं। ओके, स्टेम से आने वाले न्यू इंडिविजुअल में आपके पोटैटो आता है, जिंजर आता है, लीफ आते हैं, सॉरी जिंजर आते हैं और पोटैटो। जबकि लीफ से रिप्रोड्यूस होने वाले या प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म में आपके ब्रायोफाइलम, बेगोनिया प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, प्रोड्यूस फ्लावर एंड द फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस देम फ्रॉम सीड। ओके, इट आल्सो हेल्प इन द प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट, और साथ में ये प्लांट के प्रोपगेशन पे भी मदद करते हैं बच्चों, विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड लाइक अ रोज। जैसे कुछ प्लांट के प्रोपगेशन पे भी ये मदद करते हैं क्योंकि ऐसे प्लांट जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे आप बात करोगे रोज सीड प्रोड्यूस नहीं होता, जास्मीन का सीड प्रोड्यूस नहीं होता, बनाना का सीड प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, तो इन प्लांटों के लिए सच में वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन आल्सो बी डन आर्टिफिशियली बाय द कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो मेथड है वो आर्टिफिशियली भी किया जाता है। इस वंडरफुल साइंस के दुनिया में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बाद हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन न कर पाए तो
ओके देखिए, कटिंग के थ्रू प्लांट को कटिंग करके दूसरे प्लांट के साथ में एडजस्ट करके नए प्लांट लाए जाते हैं, कटिंग के थ्रू किया जाता है। दूसरा, लेयरिंग के थ्रू आप नए प्लांट उगा सकते हैं वेजिटेबल प्रोपगेशन के तहत। ग्राफ्टिंग के थ्रू नए प्लांट आ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक है जिसकी मदद से वेजिटेटिव प्रोपगेशन का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग आसानी से टेक प्लेस कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ओके, बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है, और मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है क्योंकि आपको हमेशा बच्चों इसका डायग्राम बनाने के लिए आपसे बोला जाता है। पेपर में आती है 10th के पेपर में, ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें हर एक पार्ट को आपको बतानी पड़ती है। चलिए देखेंगे रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लावर का रिप्रोडक्शन पार्ट होता कौन कौन से है। देखिए, द स्टेमन एंड द पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के दो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको पिस्टल और स्टेमन बोला जाता है। मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड इट प्रोड्यूस द पॉलन ग्रान, जो कि पॉलन ग्रान को प्रोड्यूस करता है इन द एंथर, एंथर के अंदर, विच कंटेन द मेल जर्म, जो कि मेल जर्म को कंटेन करके रखता है, मेल गैमेट को। पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और यह प्रोड्यूस करता है ओव्यूल को ओवरी के अंदर, विच कंटेन द फीमेल जर्म्स और फीमेल गैमेट। अब समझिए, इसमें अपन लोग अच्छे से समझेंगे। आपका जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है बच्चों स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ओके, ध्यान रखना, स्टिग्मा। बीच वाले ये वाले लेयर को बोला जाता है स्टिग्मा से लेकर के यहाँ तक का, इसको बोला जाता है स्टाइल। स्टाइल भी बात सही है। और इसके नीचे वाला जो सूझा हुआ हिस्सा है या फूला हुआ हिस्सा है, इसको बोला जाता है बच्चों ओवरी। तो ये तीन चीज़ें मिला करके पिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब इनको हम कह सकते हैं दैट इज अ पिस्टल। पिस्टल, तो पिस्टल में तीन चीज़ें कौन कौन से आएंगे? स्टिग्मा आएगा, स्टाइल आएगा और ओवरी आएगा। ये देख सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और जो आपका ओवरी है यह आपके ओव्यूल्स को कंटेन करके रखता है या ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं या फीमेल जर्म्स भी बोलते हैं। बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फ्लावरिंग प्लांट में। तो यहाँ ये जो वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है दैट इज अ फिलामेंट। ओके, ये वाला हिस्सा आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है दैट इज द एंथर। ओके, और एंथर एंड स्टेमन, और इन सबको आप कंबाइन तौर पर बोल सकते हो स्टेमन। क्या बोल सकते हो? स्टेमन। फिलामेंट और एंथर को कंबाइन तौर पर आप बोल सकते हो स्टेमन। दैट मीन्स स्टेमन इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावरिंग प्लांट विच कंटेन एंथर एज वेल एज फिलामेंट। ओके, अब देखिए एंथर के अंदर के जो हिस्से रहते हैं उसको बोला जाता है बच्चों पॉलन ग्रान। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रान। पॉलन ग्रान के अंदर छोटे जो मेल गैमेट रहते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं फर्टिलाइजेशन को टेक प्लेस होने के लिए। आप समझिए, ये जब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं और जो बाहर के लाल कलर के फ्लावर दिखाई देते हैं, लाल कलर के आपको लीफ दिखाई देते हैं फ्लावर के बाहर वाले हिस्से, उनको बोला जाता है पेटल। ओके, और जो बाहर ग्रीन कलर का दिखाई देता है उसको बोला जाता है सेपल्स। ओके, बात समझ में आई यहाँ तक? पेटल, सेपल्स, पिस्टिल, फिलामेंट, एंथर, स्टेमन, स्टिग्मा, किसको बोला जाता है? स्टाइल। क्या है ये? अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रोसेस होता कैसे है। ओके, आगे देख लेते हैं। अच्छे से दिखाया होगा तो और अच्छे से बता सकता हूँ मैं। चलो, पॉलिनेशन के प्रोसेस बताई गई है, फिर भी इसी में समझ लेते हैं। देखिए, मेल गैमेट यहाँ है और फीमेल गैमेट आपका यहाँ है। इन दोनों को मिलाए कैसे? मिलाना तो पड़ेगा बच्चों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा तभी सीड का फॉर्मेशन होता है या फ्रूट बनते हैं, तो मिलाना तो पड़ेगा, ये बात कंफर्म है। देखिए, जब कोई इंसेक्ट, ये कई वजह से फैलता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है जैसे कि हनी बी। हनी बी जो है आकर के जब कभी भी बी जो है आकर के इसके ऊपर कभी बैठती है, छोटे कीड़े इसके ऊपर आकर के बैठते हैं एंथर के ऊपर, ताकि जो यहाँ का जूस है उसको सक करके किया जा सके। तो जैसे ही इसमें आकर के कोई छोटे कीड़े आकर के बैठते हैं तो उनके पैरों में पॉलन ग्रान चिपक जाते हैं और यही जो इंसेक्ट है दोबारा उड़ करके आपके इस यहाँ स्टिग्मा वाले हिस्से में आकर के बैठते हैं। तो ये पहले से ही तैयार बैठा रहता है, कौन सा? स्टिग्मा वाला हिस्सा, कि मेल गैमेट को कितने अच्छे से ये एक्सेप्ट कर सके।
ओके, मेल गैमेट को कितने अच्छे से एक्सेप्ट कर सके इसके लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है, और ये अट्रैक्ट भी करता है, ये कह सकते हो आप, खींचता है मेल गैमेट को। तो जैसे ही सक करने के लिए जो इंसेक्ट है वह यहाँ आकर के बैठा, तो इसके पैर में जो पॉलन ग्रैंड चिपके हुए थे, मेल गैमेट चिपके हुए थे, वह इसके ऊपर उसको छोड़ देता है। ओके, और यहाँ से चला जाता है। एक प्रोसेस तो ये हुआ कि इंसेक्ट के थ्रू जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट तक पहुँचते हैं। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, फ्रॉम द वाटर वेव। वाटर वेव कैसा, मैं बात करने वाला हूँ वाटर वेव में, तब मैं बात करूँगा कि हो सकता है कि ये फ्लावरिंग प्लांट आपके किसी नाले में हो, किसी कुएं में हो, किसी तालाब में हो। तो ऐसे केसेस पर जो ये एक्वेटिक प्लांट है उनको रिप्रोडक्शन होने में तकलीफ जाती है। तो जब कभी भी वाटर में वेव आते हैं, वेव आपने कभी पत्थर मार के देखा होगा, पत्थर फेंक के देखा होगा, तो एक वेव रिलीज होती है, उसकी वजह से जो मेल गैमेट है दैट मीन्स पॉलन ग्रैंड है वह ट्रांसफ़र हो जाते हैं टुवर्ड्स द स्टिग्मा। दूसरा प्रोसेस ये हुआ। और तीसरा हो सकता है इसका बच्चों हाई स्पीड विंड, दैट मीन्स हाई स्पीड विंड। ये तीन प्रोसेस है, मतलब जब कभी तेज़ी से हवाएं चले तो तेज़ी से हवाएं चलने के बावजूद भी ये पॉलन ग्रैंड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, अब समझिए, जब ये सारे साजे समझ में आ गई तो आपके स्टिग्मा से लेकर के यहाँ तक एक पतली पाइप रहती है बच्चों, जिसको बोला जाता है पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब, ध्यान रखना। और इस पॉलन ट्यूब के थ्रू जो है एक स्पेस प्रोवाइड करवाता है मेल गैमेट को, पॉलन ग्रैंड को, ताकि यहाँ से मेल गैमेट कहाँ तक पहुँच पाए, ओवरी तक पहुँच पाए। ओवरी के अंदर जैसे ही ये मेल गैमेट का हिस्सा जुड़ा हुआ है, ओव्यूल से आकर के टकराता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है तो जो फर्टाइल ओव्यूल्स हैं वह आपके सीड में बदल जाते हैं, और जो आपका ओवरी है वह आपके फ्रूट में बदल जाते हैं। बात समझ में आई, पते की है, आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ देखिए, बात करते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस की कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो पॉलिनेशन के प्रोसेस में सिंपल सा डेफिनेशन दूंगा। पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर pollen gland is transferred from the anther towards the stigma is called the pollination process. ओके, फिर भी देखते हैं, देखिए क्या है। द ट्रांसफर ऑफ pollen gland, वही चीज़ बोला गया है कि जो pollen gland है उसका ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक pollen gland का ट्रांसफर होना ही क्या है आपका फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन के प्रोसेस को कहते हैं। अब पॉलिनेशन के दो प्रोसेस है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता क्या है। अब देखिए, ये पॉलिनेशन को टेक प्लेस करने के लिए तीन तरीके मैंने बताए, हाई स्पीड विंड की वजह से होगा, वाटर वेव की वजह से होगा, और तीसरा छोटे कीड़े दैट मीन्स इंसेक्ट की वजह से ये ट्रांसफर होते हैं। इफ द pollen gland आर द ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब समझिए, यदि एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलन ग्रैंड का ट्रांसफर है स्टिग्मा की ओर होता है, तब उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन बात समझ में आई। दूसरा देखिए, एंड इफ द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रैंड फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, दैट मीन्स एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रैंड उठाया गया, दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा वाले हिस्से में उस पॉलन ग्रैंड को छोड़ दिया गया। तो इस केसेस पर हम उस पॉलिनेशन मेथड को क्रॉस पॉलिनेशन मेथड बोलते हैं। देखिए, ये है सेल्फ पॉलिनेशन कि यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, ये सेल्फ पॉलिनेशन कहला जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन पे क्या जाएगा, एक फ्लावर आपका ये है, दूसरा फ्लावर आपका ये है। सपोज यहाँ से पॉलन ग्रैंड इंसेक्ट के द्वारा उठाया गया और ये जाकर के उड़ते उड़ते आकर के इसके स्टिग्मा में आकर के बैठ जाता है और फर्टिलाइजेशन दूसरे फ्लावर में टेक प्लेस होती है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में यहाँ से उड़ा, यहाँ से आकर के शिफ्ट हो गया, यहीं से यहीं। ओके, इसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, आगे बढ़ेंगे। पॉलिनेशन टेक प्लेस इंसेक्ट, विंड एंड द वाटर एक्सेक्टर, ये तो मैंने आपको बात बताई अभी। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन होता कैसे है और जायगोट बनते कैसे हैं। ओके, देखिए फर्टिलाइजेशन
जब पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया तो फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट से मिल चुका है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनते हैं बच्चों। देखिए, आफ्टर द pollen gland transfer to the stigma, it produce the pollen tube which pass through the style and enter the ovary and the ovule, and the ovule, the male germ cell, male gamete fuse with the female germ cell to form a zygote। बात सही है, यहाँ सिंपल सा मतलब है। देखिए, मैंने बोला कि पॉलन ग्रान जैसे स्टिग्मा के ऊपर पड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आपको रूट मिलता है जिसको आप पॉलन ट्यूब बोलते हैं बच्चों। पॉलन ट्यूब मिलता है, पॉलन ट्यूब आकर के ऐसे नीचे से ऊपर जुड़ी रहती है और नीचे से ऊपर जुड़ी रहती है, और यहाँ उसको मिलते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के साथ में फर्टाइल होते हैं, फ्यूजन करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और उसके बाद में एक नई चीज बनती है जिसको आप लोग जायगोट बोलते हो। तो जायगोट बन के तैयार। और इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, द मेल गैमेट, यहां से द मेल जर्म सेल फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल, दिस प्रोसेस एंड फॉर्म द जायगोट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ में मिलने के बाद, फ्यूज होने के बाद जायगोट के बनने के प्रोसेस को ही अपन लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आई? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइडेड सेवरल टाइम। जैसे जायगोट बना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, जायगोट कई बार डिवाइड होगा और एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, और कई बार डिवाइड होने के बाद में क्या फॉर्म करेगा बच्चों? एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, विच देन डेवलप इनटू द सीड। जो एम्ब्रियो है फिर बाद में किस में बदल जाता है? सीड में बदल जाता है, और जो आपका ओवरी है वह किस में बदल जाएगा आपका बच्चों? फ्रूट में बदल जाता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। ओके, रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बीइंग। यहाँ से हमें एक नया टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ से हमेशा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों, और शायद बहुत सारे लोग इस टॉपिक को बात करने में कतराते हैं। ओके, तो क्लास 10th देखिए, अपन लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग की। बहुत अच्छा टॉपिक है कि ह्यूमन के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से न्यू बॉर्न बेबी आती है। प्लीज ध्यान से देखना। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसको समझने से पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना पड़ेगा। ओके, देखिए, जैसे ही जो मेल है, पुरुष हैं, उनकी उम्र आउट ऑफ 13 जाने लगता है तो वो लोग एडल्सेंस के एज में एंटर कर जाते हैं, और उस एडल्सेंस की एज में उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बहुत सारे चेंजेस आना मतलब जैसे इस हिस्से में हेयर का आना, प्राइवेट पार्ट में हेयर का आना, कैरेसिटी का इंक्रीज होना, और इंटरेक्ट टूवर्ड्स द अनदर कैटेगरी ऑफ द इंडिविजुअल, दूसरे कैटेगरी के इंडिविजुअल की और अट्रैक्ट होना, और बिहेवियर में चेंजेस आना। ओके, बिहेवियर में चेंजेस आना, और बहुत सारे, और जो आपकी आवाज़ है इसका थोड़ा सा कर्कशपन होना। ये कुछ मैंने कैरेक्टर बताए जो कि आपके एडल्सेंस एज में आते हैं। ये सारे एडल्सेंस एज में आते हैं, और इन प्रोसेस के साथ ही बच्चों एक प्रोसेस और स्टार्ट होता है मेल में, जिसको बोला जाता है स्पर्म का फॉर्मेशन। 13 के एज से स्टार्ट हो जाता है स्पर्म का बनना। स्पर्म है क्या? स्पर्म वह चीज़ है जिसकी वजह से न्यू बॉर्न बेबी इस वंडरफुल वर्ल्ड में आ पाते हैं। तो हमारे सामने ये सबसे बड़ा सवाल तो ये हुआ कि हमारे इतने सारे चेंजेस हमारे बॉडी में ड्यूरिंग द एज ऑफ द 13 से लेकर के 18 के बीच में आते हैं, तो ये कौन है जो इनको ट्रिगर आउट करता है या इनको बढ़ावा देता है कि ये वाले जो चेंजेस हैं हमारे बॉडी में आए? तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड या एक सिंपल सा हार्मोन्स है जिसको बोला जाता है टेस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? टेस्ट्रोजन हार्मोन, जो आपका टेस्टिस रिलीज करता है, और इस टेस्टिस के टेस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से हमारे बॉडी में इतने सारे चेंजेस एक साथ देखने को मिलते हैं। ओके, तो फीमेल के केस में भी ऐसा ही है। फीमेल के केस में बात करूं तो जैसे ही वो लोग 11, 12, 13 की एज में पहुंचते हैं और उनका एडल्सेंस स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, आवाज़ सुरीली होने लगती है, बॉडी डेवलप करने लगता है, पेल्विक का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, प्राइवेट पार्ट्स में हेयर के आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिसकी वजह से मतलब फीमेल बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेल में टेस्ट्रोजेंस हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल था सारे चेंजेस के लिए, उसी तरीके से फीमेल कैटेगरी में बच्चों एक एंड्रोजन हार्मोन्स रहता है जो कि ओवरी रिलीज करता है, और ओवरी के एंड्रोजन हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से ही उनमें भी इतने सारे चेंजेस आते हैं। ओके, तो इन्हीं चेंजेस की मदद से ही हम लोग ह्यूमन बीइंग पे रिप्रोडक्शन को समझने वाले हैं। देखिए,
द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेस्टिस। अब हम बात करने वाले हैं कि जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं। तो पेयर ऑफ टेस्टिस ये है बच्चों, जो कि बाहरी वाले हिस्से में ऐसे देखने को मिलता है। विच प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड द स्पर्म। तो इसी की वजह से इन द एज ड्यूरिंग द एज ऑफ द 13 जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वह स्टार्ट होता है। किसकी वजह से? इस टेस्टिस की वजह से। एंड द हार्मोन्स टेस्ट्रोजन, और दूसरा जो हार्मोन्स है टेस्ट्रोजन वह यहीं से रिलीज होता है। कौन से? टेस्टिस वाले हिस्से से। इसी की वजह से मेल कैटेगरी में ड्यूरिंग द एज ऑफ द एडल्सेंस बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ओके, इट इज कंटेन इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्क्रोटम, और साथ में ये एक तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर को कंटेन करके रखता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम है कहाँ? यहाँ दिखाया गया है। चलो फिर भी देखते हैं। देखो, एक इट्स कंटेन इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्क्रोटम। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ ट्यूब कॉल्ड द वॉस डिफेंस। ओके, अब समझिए। सपोज ये एक टेस्टिस है, जबकि मैंने बोला पेयर ऑफ टेस्टिस रहते हैं, तो पेयर ऑफ टेस्टिस से एक बारीक पाइप निकली रहती है दोनों पेयर ऑफ टेस्टिस से, जिसको आप लोग वॉस डिफेंस बोलते हो। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉस डिफेंस। और ये आपका पूछा भी जाता है कि वॉस डिफेंस इज अ एग्जांपल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो देखिए वॉस डिफेंस कहाँ है? ये छोटी सी पाइप है जो कि टेस्टिस से निकली हुई है, ये टेस्टिस से निकली हुई है। नेक्स्ट क्या है? इट्स ज्वाइंट इनटू द यूरेथ्रा, और ये किससे ज्वाइंट रहता है बच्चों? यूरेथ्रा से ज्वाइंट रहता है, पेशाब नली से ज्वाइंट रहता है, यूरिन कैनाल से ज्वाइंट रहता है। ओके, यूरेथ्रा से ज्वाइंट रहता है। द यूरेथ्रा इज द इंक्लोज्ड इन द मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड द पेनिस। दैट मीन्स जो आपका यूरेथ्रा है वह पूरी तरीके से बंद रहता है एक मस्कुलर ऑर्गन के द्वारा, जिसको आप लोग पेनिस बोलते हो। दैट मीन्स ये वाला हिस्सा, दैट इज अ पेनिस। ओके, इससे मस्कुलर ऑर्गन से वह क्लोज रहता है। कौन? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज अ पासिंग थ्रू द यूरिन इज रिलीज पासिंग द रूट। ओके, पेनिस इट हैज एन ओपनिंग कॉल्ड जेंटल पोर। अब देखिए, दैट मीन्स पेनिस का ओपन होने की जो प्रोसेस ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं जेनिटल पोर। व्हाट इज सेज दैट? जेनिटल पोर। दैट मीन्स ये वाला है जेनिटल पोर। The seminal vesicles and posterior gland produce fluid which provide nutrition and help in the movement of the sperm। अब समझिए, सेमिनल कहीं है, सेमिनल वेसाइट्स ये है, सेमिनल वेसिकल्स एक चीज ये है, दूसरा क्या है? पोस्ट्रेट ग्लैंड। पोस्ट्रेट ग्लैंड कहाँ बच्चों? ये। तो दो चीजें हैं आपके यहाँ, एक तो हो गया सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा होता है पोस्ट्रेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल्स और पोस्ट्रेट ग्लैंड एक तरीके का फ्लूइड, दैट मीन्स एक तरीके के लिक्विड को रिलीज करते हैं जो कि स्पर्म के मूवमेंट के लिए न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवाता है, कि स्पर्म अच्छे से मूवमेंट कर पाए इसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है एक लिक्विड जो कि सेमिनल वेसिकल्स और पोस्ट्रेट ग्लैंड से रिलीज की जाती है। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से हिस्से शामिल रहते हैं और कौन किस हिस्से का क्या काम है। ओके, देखिए, तो जैसे ही एक्साइटमेंट टाइम जो आपका टेस्टिस है या स्पर्म को रिलीज़ करता है, और स्पर्म को रिलीज़ करने के बाद ये कॉमन पास के थ्रू इस तरह से वॉस डिफेंस के थ्रू यह आपके यूरेथ्रा पे आके मिल जाती है, और यूरेथ्रा के थ्रू जो है यह आपके पेनिस के थ्रू यहाँ से बाहर रिलीज़ कर दी जाती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो बच्चों? जेनिटल पोर भी बोलते हैं, यहाँ से बाहर रिलीज़ कर दी जाती हैं। ओके, और एक स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है वो आप यहाँ देख सकते हो। एक स्पर्म एक बार स्पर्म रिलीज होने में करीब उसमें 40,000 या 40 करोड़, बहुत ज़्यादा, मतलब करोड़ों की संख्या में स्पर्म रहते हैं। ओके, स्पर्म जब रिलीज होता है तो करोड़ों की संख्या में उसमें अंदर स्पर्म रहते हैं। तो करोड़ों की संख्या स्पर्म रहते हैं, तो इन एक स्पर्म के यदि हम अच्छे से स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाता है। ये वाले हेड वाले स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं एक्रोसोम, दैट इज अ हेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ मिड पीसेस। ओके, और ये टेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और ये बिल्कुल बहुत खतरनाक स्पीड में जो है टूवर्ड्स द, जब कभी भी विजाइना के अंदर जाता है तो बहुत हाई स्पीड के अंदर जाता है। ओके, ताकि जल्दी से जो ओव्यूल्स है उसको फर्टाइल कर पाए, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब आप समझ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जायगोट बनते कैसे हैं। देखिए,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ ओवरी। जिस तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वह आपका पेयर ऑफ टेस्टिस को अपने साथ में रखा था, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह पेयर ऑफ ओवरी को अपने साथ में रखता है बच्चों, ये पेयर ऑफ ओवरी। ओके, विच प्रोड्यूस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड द ओवा और एग। जो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है बच्चों ओवम और एग को प्रोड्यूस करता है पर मंथ। ओके, हार्मोन्स एस्ट्रोजन, और ये ओवरी मैंने बताया एक ओवम को रिलीज करेगा, एग को रिलीज करेगा, इसके साथ ही यह एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों किसके लिए ड्यूरिंग द एज ऑफ द एडल्सेंस, फीमेल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए। ओके, above the ovaries are the tube called the oviduct और fallopian tube। अब इस ओवरी के ऊपर वाले हिस्से में एक ट्यूब बना हुआ है दोनों साइड, इनको बोला जाता है fallopian tube। ओके, या ओविडक्ट, क्या बोलते हैं, ओविडक्ट या fallopian tube बोला जाता है। The two oviduct unit into a bag like structure called the uterus। अब समझिए, ये दोनों के दोनों fallopian tube, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों आकर के ज्वाइन होते हैं ये वाले हिस्से में, जो कि एक तरीके का किस तरीके के स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एक तरीके के बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ आकर के दोनों इकट्ठे होते हैं और इस हिस्से को बोला जाता है बच्चों यूट्रस। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, यूट्रस। ओके, अब देखिए, द टू ओविडक्ट ये हो गया, द यूरेथ्रा हैज ओपनिंग कॉल्ड द वेजाइना। ओके, तो जो ये यूरेथ्रा है यह ओपनिंग होता है थ्रू द वेजाइना, ये वाले पोर के थ्रू यहाँ से ओपनिंग होता है। आप समझिए, इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ यह है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे ही जो फीमेल है वह अंडर द एज ऑफ द 13 के आसपास पहुँचती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स ब्लड लॉस। ओके, वो पर मंथ चलता रहता है और बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है, मेरे ख्याल से एबव द एज ऑफ द 45 के एज तक वो लगातार चलता रहता है। और बहुत सारे बच्चे इसको मानसिक तौर पर वो नाराज़ होते हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन का आना, कमर का दर्द करना, उन टाइमों में ये कॉमन सी चीज़ है और वो होती रहती है, तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती रहती है। मेरे ख्याल से हर माँ बाप को ये बच्चों को समझाना चाहिए कि उनमें जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके, ताकि वो किसी भी चीज़ को लेकर के डरे ना, सहमे ना। ओके, चलिए देखते हैं। तो मैंने बोला कि जो फीमेल ओवरी है जैसे एज 13 के आसपास होता है तो हर मंथ एक ओवम को रिलीज करता है, एक एग रिलीज होती है हर मंथ। ये एग जो है मैच्योरेशन को कंप्लीट होने के बाद फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है आपका बच्चों यहाँ आ जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, दैट इज अ यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में यह इंतजार करता रहता है किसका, स्पर्म का, ताकि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। ओके, तो स्पर्म का वेट करता रहता है ये ओवम या एग, और इसका वेट बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म तो मिलने वाले नहीं है, ये जब आफ्टर मैरिज स्पर्म मिलती है तब जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ वेट करता रहता है और जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होते हैं धीरे धीरे ये सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, और खराब होने की वजह से इसको शरीर से बाहर निकालना, बॉडी से आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस के बाहर वाले हिस्से भी कुछ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को जो है फ्लूइड जैसा बना लेते हैं, और जैसे ही इनको लगने लगता है कि ये जो है ख़राब होने वाला है तो ये यहाँ वाले जो ब्लड हैं वह धीरे धीरे इसको शरीर से बाहर थ्रू द ओपनिंग पोल ऑफ द वेजाइना के थ्रू इसको शरीर से बाहर करने लगते हैं। और बाहर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नए ओवरी बनने के लिए तैयार हैं। ओके, लेकिन इस प्रोसेस को शरीर से बाहर करना, दैट मीन्स ब्लड लॉस के प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ये कब खत्म होती है, कब रुकती है, इसके बारे में समझ लीजिए बच्चों। ये तब रुकती है जब प्रेगनेंसी हो जाए, दैट मीन्स इस मंथ किसी फीमेल बॉडी में एक ओवरी ने ओवम को रिलीज किया, इधर से स्पर्म आया, स्पर्म आकर के इसको फर्टाइल करके जायगोट बना दिया। जायगोट बनाने के बाद जो है पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद वह इसी के डेवलपमेंट के लिए, इसी के देखभाल के लिए अपना पूरा 9 मंथ इसी के ऊपर समर्पण कर देते हैं, इस पर्टिकुलर ओवम को या पर्टिकुलर जायगोट को सुरक्षित रखने के लिए। और इसके बाद इस तरीके जब ये यहाँ जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है या फ्यूजन हो जाती है, तब यहाँ से
जो ओवम है उसका रिलीज होना बंद हो जाता है। इसी वजह से बोला जाता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी आती है या ऐसी महिला जिनको प्रेगनेंसी आ गई है तो उस टाइम पे आपका जो ब्लड लॉस सिस्टम है, ओके, ब्लड लॉस सिस्टम है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो सडनली स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। जो बेस्ट आइडेंटिफिकेशन टूल होता है कि दैट इज अ आइडेंटिफिकेशन, दैट इज अ रिप्रेजेंट, दैट इज अ प्रेजेंट ऑफ द स्मॉल बेबी इनसाइड ऑफ द मदर बेली, इंडिकेशन देता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। ओके, चलिए हमने बहुत सारे चीज़ों पर डिस्कशन किया बच्चों। ये देख सकते हो, ये आपका ये इसी तरीके से फेलोपियन ट्यूब को इस तरीके से दिखाया गया है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, वेजाइना है, फेलोपियन ट्यूब है। ओके, हाँ, लेकिन इसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। फीमेल बॉडी में 2 ओपनिंग पाई जाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 ओपनिंग पाई जाती है। एक ओपनिंग से आपका यूरिन रिलीज होता है, जबकि दूसरी ओपनिंग जो है वेजाइना के थ्रू ये वाला सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो ओवम है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, देख सकते हो आप लोग। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई। अब इसी में मैंने ये भी बात बताने की कोशिश की बच्चों कि जैसे ही ओवम है, ओवम को स्पर्म मिला, फर्टाइल हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और वहाँ से चाइल्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जो कि 9 मंथ तक चलता रहता है और 9 मंथ के बाद आपके बाहर रिलीज कर दी जाती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, मैं तो ये सारा चीज़ें पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ, फिर भी आपको लगता है तो इसमें और अच्छे से आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छे से डायग्राम दिखाया गया है। ये आपका ओवरी वाला हिस्सा है, ओवरी वाला हिस्सा अनफर्टाइल एग को हर मंथ रिलीज करता है और ये अनफर्टाइल एग जो है फर्टिलाइजेशन के लिए फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है ऐसा आते रहते हैं। 2 स्टेज सेल, 4 स्टेज सेल, 8 स्टेज सेल और लगातार ही आकर के यहाँ आकर के आपके एडजस्ट हो जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं किसके, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में इकट्ठा हो जाते हैं, दैट इज द यूट्रस, लाइनिंग ऑफ यूट्रस में आकर के चिपक गए। और जब तक इनको फर्टिलाइल नहीं हो जाता, जब तक ये फर्टिलाइजेशन इसमें कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक इसमें चिपका रहता है और एक दिन ये खराब होकर के बाहर मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर निकलने लगता है। लेकिन ये फर्टाइल हो गया तो फर्टाइल हो गया तो यहीं से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म फ्रॉम द मेल एंटर इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। इंटरकोर्स के टाइम पे, सेक्स के टाइम पे जो आपका मेल है, मेल स्पर्म सेल है, वह इंटर करता है वेजाइना में, ओके, और वेजाइना ऑफ द फीमेल में द स्पर्म रीच द ओविडक्ट, और जो स्पर्म है वह दौड़ लगाता है ताकि ये ओविडक्ट तक पहुंच पाए, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए। ओके, द ओविडक्ट तक पहुंच पाए। द वन स्पर्म फ्यूज विथ एन एग टू फॉर्म अ जाइगोट। अब जैसे ही ओविडक्ट में यहाँ पास ओवम है और इधर से दौड़ते हुए स्पर्म आ गया और जैसे ही आकर के इसको फ्यूज करता है, तो फ्यूज करने के बाद होती क्या है बच्चों, देखिए यहाँ से ना ये फॉर्म कर देता है जाइगोट को, जाइगोट बन के तैयार। ओके, द जाइगोट देन गेट्स इम्प्लांट इन द यूट्रस, और तो जो जाइगोट बन गया वह इम्प्लांट हो जाती है कहाँ, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाती है, जिसमें बाहर कुछ लेयर जम जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, यस, द जाइगोट देन स्टार्टिंग डिवाइडिंग टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। तो जो जाइगोट है वह लगातार अपने आप को कई हिस्सों में डिवाइड करता रहता है ताकि एम्ब्रियो बना सके। एम्ब्रियो बनने के बाद द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। ओके, तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब वो जन्म लेते हैं तो उनकी नाभि से एक पाइप निकली रहती है जो कि मदर के यूट्रस से जाकर के जुड़ी रहती है। उस पाइप को बोला जाता है प्लेसेंटा। जैसे ही बच्चा शरीर से बाहर आता है, माँ के पेट से बाहर आता है, तो उसको काट दिया जाता है बच्चों। ओके, तो उसी को बोला जाता है प्लेसेंटा, और उसी प्लेसेंटा की वजह से स्मॉल बेबी के जितना भी चीज़ें हैं, जैसे रिस्पायरेशन, उसके खाने वाली चीज़ें, उसका जितने भी प्रोसेस, सब उसी प्लेसेंटा की मदद से कंप्लीट हो रहा होता है यूट्रस के अंदर। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक 9 मंथ एंड देन चाइल्ड इज बर्न। तो जो डेवलपमेंट है चाइल्ड का वह 9 मंथ तक चलता रहता है और उसके बाद जो बेबी है वह बर्न हो जाता है और इस वंडरफुल वर्ल्ड में उसका स्वागत होता है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से ये है इसमें, तो देख सकते हैं यहाँ। ओके, देखिए, तो ये देख सकते हैं बच्चों, ये इम्प्लीमेंट हो गया। इम्प्लीमेंट होने के बाद ये आपका यूट्रस वाली लाइनिंग पे किस तरीके से ये बेबी है, स्मॉल बेबी आप देख सकते हो। इसके अलग अलग पार्ट बताए जाते हैं, कौन कौन सा हिस्सा क्या है, योग सैक हो गया, क्लोनिक वेंस हो गया, ये सारे हिस्सा इसी के अंदर आते हैं। स्मॉल बर्न बेबी जो कि कुछ ही मंथ का
होगी या होगा। ओके, और इसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, और ये वेजाइनल पोर है मदर का, और एक्चुअली ये है जो थैली रहती है पेट के अंदर यूट्रस का, वो ये है। इसमें सर जो है उल्टा रहता है, सर नीचे की ओर रहता है और पैर ऊपर रहता है, और जो बेबी है वह कुछ इस पोजीशन पे 9 मंथ तक अपने आप को एडजस्ट करती है या करता है। ओके, इसको फेटस इन यूट्रस बोला जाता है, फेटस बोली जाती है। ओके बच्चों, ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, अर्ली एम्ब्रियो। ओके, तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। लास्ट टॉपिक में है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता क्या है? ओके, द ओवरी प्रोड्यूस 1 एग एवरी मंथ एंड द यूट्रस प्रिपेयर टू रिसीव द फर्टाइल एग। मैंने वही बात बताई मेंस्ट्रुअल के लिए कि जो फीमेल ओवरी है वह हर महीने ओवम को रिलीज करती है, ओवम को रिलीज करती है, और जो आपका फर्टाइल रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहता। ओके, यूट्रस हमेशा प्रिपेयर रहता है अपने आप को ताकि वह फर्टाइल एग को रिसीव करे। इट्स वॉल बिकम द थिक, उसके जो वॉल हैं वह थोड़ा सा मोटे बनने लगते हैं यूट्रस के। ओके, थिक एंड स्पॉन्जी। स्पॉन्जी इज नथिंग बट द फ्लूइड और साइन, फ्लूइड और क्या बोल सकते हैं उसको यार, फ्लूइड और देखो साइनी लिक्विड कह सकते हो, चलो फ्लूइड और साइनी लिक्विड स्पॉन्जी बनने लगती है। ब्लड वेसल्स फॉर द न्यूट्रिशन, और जो ब्लड वेसल्स वो भी तैयार होने लगते हैं ताकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो सके इसको, एम्ब्रियो को। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, सपोज उसी टाइम पे ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो क्या होगी? देन द यूट्रस वॉल ब्रेक, तो इसकी वजह से जो यूट्रस के वॉल रहते हैं वह टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाता है। एंड द कम आउट ऑफ द वेजाइना, और वह खराब खून जो है बॉडी से बाहर वेजाइना के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं, ब्लड एंड म्यूकस। ओके, दिस साइकिल टेक प्लेस 1 एवरी मंथ एंड इट्स कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल, और यह प्रोसेस लगातार हर महीने फीमेल बॉडी में चलता है जिसको अपन लोग मेंस्ट्रुअल बोलते हैं। ओके, मुझे ध्यान आ गया यहाँ पर, मुझे आपको चीज़ें बतानी थी। ये देखिए, ऐसे महिलाएं जिनके बच्चे नहीं होते, या फिर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि ऐसे महिलाएं जिनके बच्चे लगातार हो रहे थे लेकिन उनको स्टॉप करवाना, ऑपरेशन करवाने की प्रोसेस होती है, तो उसमें डॉक्टर करते क्या हैं? देखिए, दूसरा, पहली वजह तो ये कि बहुत सारे महिलाओं के ये फेलोपियन ट्यूब या फीमेल के फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहते हैं, इसकी वजह से ओवरी इधर पहुंच ही नहीं पाता और उसका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो बांझपन के शिकार होते हैं। ओके, तो पहले समझनी चाहिए उन बातों को। ओके, इसके लिए दोनों, मतलब दोनों कपल्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आपके मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, तो एक दूसरे के ऊपर कभी ब्लेम नहीं करनी चाहिए। ओके, मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है उसके लिए। मैंने क्या बताया, बहुत सारे महिलाओं में ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहता है जिसकी वजह से बांझपन के शिकार आते हैं, और इसको ऑपरेशन के थ्रू इस ब्लॉक को कटवाना पड़ता है, ये ब्लॉक को मूव करनी पड़ती है। दूसरा वजह क्या है? दूसरी वजह भी होती है सच एज द इमोशनली कंडीशन, कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों खुश हैं कि नहीं। ओके, हैप्पी होने चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उन चीज़ों में। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको हम समझने वाले थे, और चलिए बाकी चीज़ें अपन लोग आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ लिया। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिस मेरे ख्याल से मुझे इस मैटर पर डिस्कशन करनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या है, मतलब वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड समस्याएं, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, इसके बारे में है। देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज ड्यूरिंग द सेक्स, ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, वही एक ही चीज़ है। इस टाइम पे बहुत सारी बीमारियां आप से आपके कपल्स में और आपके कपल से आप में फैलती हैं, उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा सतर्क रहनी चाहिए बच्चों। ओके, देखिए, आर डिसीज ट्रांसमिशन थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दे में बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब देखो, ये हो सकते हैं आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक गोनेरिया एंड द पाइल्स एक्सेट्रा। दो बीमारियों के नाम है, गोनेरिया और पाइल्स। पाइल्स आप लोग जानते हो, ये भी एक तरीके का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलने वाली बीमारी है। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा पेन फील होती है। गोनेरिया मतलब आपने देखा होगा प्राइवेट पार्ट्स में, मेल हो या फीमेल में, ज़्यादातर चांसों में छोटे फोड़े निकल के आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं। ओके, तो वो एक तरीके का इन्फेक्शन है जो कि मैंने अभी बताया कि आपसे आपके कपल्स में फैल सकता है और आपके कपल से आप में, तो इन चीज़ों से हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए। और द वायरल इन्फेक्शन लाइक वॉटेज एंड द HIV एड्स, इसके बारे में बहुत सारा जिक्र किया जाता है बच्चों कि ये वायरल बर्स्ट हो सकता है और दूसरा HIV एड्स जैसे समस्या को पैदा कर सकता है।
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम किसकी वजह से, एक वायरस की वजह से फैलता है जिसको बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, इसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। किसके थ्रू फैलती है? ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, दैट मीन सेक्स। ओके, ड्यूरिंग द मदर टू चाइल्ड, मम्मी से बच्चों में। ओके, तो ऐसे महिलाएं जो कि HIV के पेशेंट हैं उनको बच्चे जन्म नहीं देनी चाहिए। तीसरा हो सकता है ब्लड ट्रांसमिशन, ब्लड के डोनेशन की वजह से, ब्लड डोनेशन की वजह से फैल सकता है। चौथा फैल सकता है क्या बोलते हैं उसको, सैलून में थ्रू कि कोई नाई है वह एक ही ब्लेड का यूज़ कई लोगों को बाल को कट करने के लिए करता है, दाढ़ी बनाने, सेविंग करने के लिए करता है। तो इस केसेस पर भी जो ये बीमारी है एड्स है वह फैल जाती है। तो हमेशा इन चीज़ों से हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें सतर्क रहने चाहिए। ड्यूरिंग द इंटरकोर्स हमें प्रोडक्शन यूज़ करनी चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन आते हैं जिसमें कंडोम एक वन ऑफ द बेस्ट है। इससे हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के से होने वाले बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, ये बहुत ही खतरनाक डिसीज है बच्चों। आज तक इसका इलाज के बारे में सही तरीके से बात नहीं बताई गई है। इससे सीधी ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को टारगेट करता है। हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है जिसके थ्रू हमारी बॉडी किसी डिसीज़ के थ्रू लड़ पाती है उसको ज़्यादातर टारगेट करता है। इसी वजह से हमें इस बीमारी से बचनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी और द कॉन्ट्रासेप्शन, प्रेगनेंसी से बचें कैसे? कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द 3 मेन मेथड। तो प्रेवेंसी दैट मीन्स प्रेगनेंसी मतलब गर्भधारण को 3 मेथड के थ्रू हम बचा सकते हैं। यह 3 मेथड है जिसके थ्रू हम गर्भधारण को रोक सकते हैं। पहला मेथड क्या है? दे आर बैरियर मेथड, केमिकल। ओके, फर्स्ट है दे आर बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। ओके, तो ये कौन कौन से देखिए? बैरियर मेथड में पहला बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, तीसरा है सर्जिकल मेथड। देखिए बैरियर मेथड में कंसिस्ट ऑफ द यूजिंग कंडोम, डायग्राम क्या लिखा है? डायाफ्राम। ओके, तो कंडोम का यूज़ किया जा सकता है, डायाफ्राम का यूज़ किया जा सकता है, सर्वाइकल केप का यूज़ किया जाता है और कॉपर टी का यूज़ करके हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। ओके, इनके बारे में विस्तार से अपन लोग कभी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में देन ये है सर्वाइकल कैप के बारे में और कॉपर टी के बारे में। ओके, दूसरा क्या है बच्चों? केमिकल मेथड क्या है? केमिकल मेथड के थ्रू कैसे हम इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। कंसिस्ट ऑफ द टेकिंग ड्रग्स, हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए जैसे कि ओरल पाइल्स ली जाती है, ओरल पाइल्स। ओके, वेजाइनल पाइल्स ली जाती है एक्सेट्रा। ये बहुत खतरनाक बीमारी है बच्चों, बहुत ही खतरनाक तरीके के टैबलेट हैं जिसको पाइल्स बोली जाती है, वेजाइनल पाइल्स बोली जाती है। बहुत ही खतरनाक केमिकल से बना हुआ दवाई है, बहुत ही खतरनाक होती हैं। ड्यूरिंग द इंटरकोर्स कभी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाती हैं और ऐसे बच्चे अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वो हमेशा इन टैबलेटों को यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है आने वाले टाइम पे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, उसके अच्छा है कि हम प्रिकॉशन बरतें चीज़ों में। आगे देखिए सर्जिकल मेथड में क्या है? कंसिस्ट ऑफ द रिमूविंग ऑफ द टाइपिंग और स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉस डिफेंस इन मेल। तो सर्जिकल स्ट्राइक में एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बच्चों रिमूव कर दिया जाता है स्मॉल पार्ट को वॉस डिफेंस की मेल कैटेगरी में बाहर कर दिया जाता है जिसको हम वैसेक्टोमाई भी बोलते हैं और फेलोपियन ट्यूब को भी बाहर कर दिया जाता है, काट दिया जाता है फीमेल के कैटेगरी में जिसको आप लोग ट्यूबेक्टोमाई भी बोलते हो। दैट मीन्स ये ऑपरेशन की मेथड कि किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मेल कैटेगरी में भी ऑपरेशन की जाती है जिसमें वॉस डिफेंस को बाहर कर दिया जाता है और फीमेल कैटेगरी में भी ऑपरेशन की जाती है जिससे हम फेलोपियन ट्यूब को बाहर कर देते हैं जिसको हम टेबेक्टोमी कहते हैं और उसको बोला जाता है वैसेक्टोमी। ओके, तो ये मेथड है, ये 3 मेथड मैंने अलग अलग बताए किस तरीके से हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए यूरिनरी ब्लैडर है, समझ में आती है, वॉस डिफेंस है, समझ में आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड समझ में आती है, यूरेथ्रा है, पेनिस है। ओके, तो दैट इज सेमिकल वेसिकल्स। तो ये देखिए यहाँ ये वाला हिस्सा जो है आपका वॉस डिफेंस, इसको मूव कर दिया जाता है बाहर। यहाँ से देखो, यहाँ से बाहर कर दिए। एक ऑपरेशन का तो ये मेथड हो गया कि यहाँ से बाहर कर दो, तो इसके बाहर करने की वजह से हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन ही रुक जाता है। आगे देखिए फीमेल कैटेगरी में क्या है बच्चों? फीमेल कैटेगरी में देखिए फेलोपियन ट्यूब को डैमेज कर दिया जाता है। ओके, फेलोपियन ट्यूब को डैमेज कर दी जाती है और इसके थ्रू भी अपन लोग प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ओके, तो ये और डायग्राम है। ब्लैडर दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, ब्लैडर, ग्लैंड, पेनिस। ओके,
एक ही चीज़ है पेनिस। तो पहले उस स्टेज से इस स्टेज में देखिए यूरेथ्रा, टेस्टिस, फोरस्किन, ये वाला हिस्सा कहलाता है लास्ट वाला, जिसको बोला जाता है सैक्रोटम। इसके बारे में फर्स्ट में जिक्र कर रहे थे सैक्रोटम। ओके, आगे बढ़ेंगे। 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल ये किस में है आपके 3 एंटीपोडल सेल। चलिए इनके बारे में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये क्या क्या चीज़ें हैं ये। अच्छा, ये फ्लावर से रिलेटेड है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने बड़े अच्छे ध्यान लगा से पढ़ा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। यू कैन ज्वाइन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आल्सो यू कैन ज्वाइन आवर ऑफिशियल वेबसाइट। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक खुश रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।